सफलता की सीढ़ी। सफलता की सीढ़ियां चढ़ो, यह प्रतीत होता है कि लाक्षणिक संदेश था जो माधुरी ने मालवीय नगर में इमारत की लिफ्ट लॉबी में रखा था, जिसमें हमारा कार्यालय दूसरी मंजिल पर स्थित था। हम 2019 की शुरुआत में उपलब्ध 5000 वर्ग फुट जगह में से आधी जगह लेकर इस कार्यालय में चले गए थे। यह तथ्य कि हम इस कार्यालय में स्थानांतरित हो गए थे मेरे लिए ऊपर से एक संकेत था, क्योंकि इसकी सीमा आर्य समाज को छूती थी जिसे मेरे दादाजी ने स्थापित किया था और अपने अंतिम दिनों तक सेवा की थी। वास्तव में मकान मालिक, जो किराएदारों के मामले में बहुत नकचढ़ा था, मुझे जगह किराए पर देने के लिए सहमत हो गया था, केवल इसलिए क्योंकि उसके मन में मेरे दादाजी के प्रति गहरा सम्मान था। मैं अपने दिल में जानता था कि यह कोई संयोग नहीं था। प्रेरक शब्दों के खेल के साथ लिफ्ट पर संदेश पर वापस आते हुए हम जो कर रहे थे वह वस्तुतः लोगों को सीढ़ियां चढ़ने के लिए कह रहा था। हमारा प्राथमिक एजेंडा लिफ्ट के संचालन की लागत बचाना और कर्मचारियों के लिए चाय और सुट्टा ब्रेक पर जाना कठिन बनाना था। शुरू से ही हम इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि हमें अपनी लागतों पर सख्ती से नियंत्रण रखना है और सिर्फ इसलिए फिजूल खर्ची नहीं करनी है क्योंकि हमारे बैंक में पैसा है। दूसरी चीज जिस पर मैंने कड़ी नजर रखी वह थी टीम का आकार। मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक तकनीकी कंपनी के रूप में यदि आपको व्यवसाय वृद्धि के लिए असमान रूप से बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त करना पड़ता है, तो यह आपके संचालन भारी गैर-तकनीकी व्यवसाय होने का संकेत है। हमने एक सख्त जहाज चलाया जिसकी शुरुआत आधी मंजिल पर लगभग 60 लोगों के साथ हुई, जो 125 की क्षमता तक पहुंच गई जब हमने पूरी मंजिल तक। इसके अतिरिक्त जब हमने अगली इमारत में एक तकनीकी कार्यालय स्थापित किया तो हमने अन्य 60 इंजीनियरों के साथ काम किया। इस बीच मैंने जिन चीजों पर काम करना जारी रखा वे कई गेम चेंजिंग उत्पाद थे। बैंक एके जगन्नाथ का रथ। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से के लिए एक बैंकर होने के नाते एक चीज जो मैंने करीब से देखी वह यह थी कि एक बैंक साइलो या जागीर में काम करता है। ग्राहक केवल व्यवसाय के लिए आकस्मिक होता है। बैंक एक जगन्नाथ का रथ है। सब एम्प्लॉइज हाथ लगाकर खड़े हैं, चला कौन रहा है पता नहीं। बैंक एक रथ है, सभी कर्मचारी इसमें सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि इसे कौन चला रहा है। हालांकि बैंकरों के प्रति मेरी अंतर्निहित नापसंदगी इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि जहां हर दूसरा पेशा अपने ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, वहीं बैंक अपने ग्राहकों को डराने के सिद्धांत पर अपना व्यवसाय चलाते हैं। यदि आप किसी शाखा में जाते हैं और ऋण मांगते हैं तो सिर से पैर तक आपका निरीक्षण किया जाएगा और त्वरित निर्णय सुनाया जाएगा। नहीं आती, चप्पल पहनी है, कैसे कपड़े पहने हैं, आप अंग्रेजी नहीं बोलते या अच्छे कपड़े नहीं पहनते, बैंक मैनेजर के कुछ पूर्वाग्रह ही होंगे जो अपना बदसूरत सिर उठाएंगे। इस घिसी-पिटी बात के लिए इतना कि ग्राहक राजा है। दिलचस्प बात यह है कि अगर वे आपको ऋण देने के इच्छुक नहीं हैं, तो आपको सीधे तौर पर शायद ही कभी नहीं सुनाई देगी। एक विशिष्ट संस्थान में निपुण अपनी फैंसी अंग्रेजी में बैंकर आपको बताएगा कि आंतरिक जोखिम विभाग ने आपके मामले को कैसे चिह्नित किया है या ऑडिटर इसकी अनुमति नहीं देता है, या इससे भी बेहतर वे इसका दोष सबसे आम बलि के बकरे आरबीआई पर मढ़ देंगे। मैं यह कहने की हद तक भी जाऊंगा, सामने से सांप और बैंकर आ रहे हो तो बैंकर को लात मार दो। अगर आप एक बैंकर और एक सांप का सामना करना, बैंकर को मारना, इस तरह से जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। ये सटीक दृष्टिकोण हैं जिन्हें मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। भारत पे के निर्माण का मेरा दर्शन यह था कि ग्राहक को डराया नहीं जा सकता और उसके साथ आसान डेटा के आधार पर और बिना किसी पक्षपात के उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। अब यह कुछ ऐसा है जो एक एल्गोरिदम पर काम करने वाला तकनीकी उत्पाद कर सकता है।
वास्तव में मैंने भारत पे पर जो उत्पाद एक के बाद एक लॉन्च किए, वे इसी उद्देश्य से लॉन्च किए गए थे। मेरा मानना है कि जहां बैंकिंग हमेशा एक सेवा बनी रहेगी, वहीं फिनटेक एक उत्पाद होने के नाते ग्राहकों के लिए बेहतर काम करता है और अधिक स्केलेबल है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी बैंक की कमजोरी है। बैंकर कभी भी प्रौद्योगिकी को उतनी तेजी से नहीं सीख पाएंगे जितनी तेजी से फिनटेक वित्त और व्यवसाय सीखेंगे। उधार उत्पाद। अप्रैल 2019 की शुरुआत में हमने ऋण देने के शुद्धतम दर्शन कैश फ्लो डिस्काउंटिंग पर आधारित एक ऋण उत्पाद लॉन्च किया। शुरुआत में ही हमें एहसास हुआ कि भारत में व्यापारी बहुत परेशान हैं। न केवल उनका मार्जिन खराब है, जबकि वे ग्राहकों को ऋण की पेशकश करते हैं, बल्कि जब अपने व्यवसाय का विस्तार करने की बात आती है तो पड़ोस की किराना दुकान के पास औपचारिक क्षेत्र में उधार लेने का लगभग कोई विकल्प नहीं होता है। बैंक्स को दुकानदार पे क्रेडिट कार्ड मशीन लगानी है और करंट अकाउंट बेचना है, बस कोई लेंडिंग है ही नहीं। एकमात्र व्यवसाय बैंकों को दुकानदारों से कार्ड स्वीकृति मशीन स्थापित करने और चालू खाते का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। बैंकर दुकानदारों को उधार नहीं देते। इससे उन्हें अक्सर ऋणदाताओं की दया पर निर्भर रहना पड़ता है, जो प्रति माह 3 से 4% ब्याज वसूलते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए ही हमने ऐप में ही एक उधार उत्पाद बनाया, क्योंकि मैं इसे एक उत्पाद के रूप में पेश करना चाहता था, न कि समाधान के रूप में। चूंकि हम व्यापारियों के नकदी प्रवाह में थे, हमें ठीक ठीक पता था कि वे हर महीने कितना व्यापार कर रहे थे। उसके आधार पर हमने व्यापारियों को 2% प्रति माह की ब्याज दर पर ऋण देना शुरू किया। दिलचस्प बात यह थी कि हमारे मामले में हमें महीने के अंत में अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय हम व्यापारी क्यूआर के माध्यम से दैनिक रूप से आने वाली राशि से स्वचालित तरीके से ऐसा करेंगे। यदि भारत पे क्यूआर के माध्यम से कोई व्यापारी प्रतिदिन 1000 रुपए का भुगतान स्वीकार कर रहा था, तो अब उसके पास 1 लाख रुपए के आधार पर ऋण प्राप्त करने की अतिरिक्त क्षमता थी, जिसे वह 1 वर्ष में चुका सकता था, जिसमें 400 रुपए स्वचालित रूप से कट जाएंगे। हर दिन रविवार बिना कटौती वाला दिन है। पहली बार दुकानदार को भारत पे क्यूआर पर अपने व्यवसाय के आधार पर ऋण की मात्रा मिल रही थी और उसी क्यूआर पर लेनदेन के माध्यम से ऋण स्वचालित रूप से चुकाया जा रहा था। मेरा दर्शन सरल था। यदि आप कुछ मौलिक बनाते हैं तो बाजार उसे अपनाने लगता है और उत्पाद का जीवन भर मूल्य होता है। यह इस सिद्धांत पर है कि हमने संचयी रूप से लगभग $1 बिलियन का वितरण किया है, जिससे प्रभावी ढंग से 48% की IRR आंतरिक रिटर्न दर अर्जित हुई है, क्योंकि हमारा संग्रह प्रतिदिन होता है। लॉन्च के 12 महीनों के भीतर मैंने पूरे भारत में लाखों व्यापारियों का अधिग्रहण कर लिया। उद्योग के लिए व्यापारी शुल्क, जिसे MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है, 0 कर दिया और 48% IRR अर्जित कर रहा था। उधार देना, हमारी संग्रह दर उन खिलाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक है जो दशकों से मौजूद थे। इस समय तक मैंने हर 6 महीने में एक नया उत्पाद लॉन्च करने की मानसिकता अपना ली थी और यह भी सुनिश्चित किया था कि हमारे पास इन उत्पादों को हाइपर स्केल करने के लिए सही लोग हों। हालांकि मैंने NBFC या बैंकिंग जगत से किसी दिग्गज को काम पर नहीं रखा, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं ऐसे लोगों को लाऊं जो व्यवसाय के प्रति जुनूनी हो। महीने का 1 टाका। मुझसे अक्सर कहा गया है कि मेरे उत्पाद बहुत सरल हैं। हालांकि इसे अपमान के रूप में इंगित किया जा सकता है, वास्तव में यही उनकी सफलता का कारण है। हमारा व्यापारी निवेश उत्पाद ऐसा ही एक है। मुझे यह कभी समझ नहीं आया कि बैंकों को उनके मार्जिन में सुधार के लिए मुफ्त पैसा देने के अलावा चालू खातों पर कोई ब्याज देने की अनुमति क्यों नहीं है।
मेरा विचार एक ऐसे चालू खाते की पेशकश करना था जो व्यापारियों को उनकी पूंजी पर 12% वार्षिक ब्याज अर्जित करने में सक्षम बनाता और साथ ही उन्हें एक क्लिक के साथ तरलता भी प्रदान करता। मेरी टीम ने बैंकों द्वारा एफडी के लिए सर्वोत्तम दरों के रूप में प्रस्तावित रिटर्न की दर को कम 7% के करीब रखने पर बहस की ताकि हम अधिक मार्जिन अर्जित कर सकें। हालांकि मैं बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें व्यापारियों का विश्वास अर्जित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मुझे पता था कि इस उत्पाद की पौरुषता आंशिक रूप से इस तथ्य से आएगी कि प्रति माह 1% पर गणित करना आसान था। मैं इसका कुछ हद तक श्रेय माधुरी के बनिया बिजनेस परिवार को दूंगा, जो सरल बिजनेस शब्दों में बात करता था। महीने का 1 टाका प्रति माह 1% मैं उनके अनुभव से जानता था। अतिरिक्त तरलता के लिए यह एक अच्छी संख्या थी। इसके अलावा एक उच्च दर चिपचिपाहट सुनिश्चित करती है। बिना किसी लॉक-इन के तुरंत तरल उत्पाद होने के बावजूद मैंने जमा राशि में कभी कमी नहीं देखी। बाद में निश्चित रूप से जब हमें उधार देने के लिए और भी अधिक पूंजी की आवश्यकता हुई तो हमने उपभोक्ता क्षेत्र में भी कदम रखा, मेरे पसंदीदा उत्पाद 12% क्लब के साथ। यह दुनिया का एकमात्र वित्तीय उत्पाद है जहां ग्राहकों के लिए उधार दर और उधार दर समान है, 12%। साथ ही यह एकमात्र वित्तीय उत्पाद है जहां उत्पन्न देनदारी 12% पर दिए गए ऋण से अधिक है। अतिरिक्त राशि हमारे व्यापारियों को दी जा रही है, जिससे भारत पे को 48% का IRR मिलता है। इस दौरान मैं बिल्कुल स्पष्ट था कि यह खेल पूंजी से उतना नहीं जीता जा सकता जितना नवाचार और जमीन पर निर्बाध क्रियान्वयन से जीता जा सकता है। मिकी का वादा। एक गर्मियों की शाम मई 2019 में मुझे 3 शक्तिशाली शब्दों के साथ एक फोन कॉल आया, चलो यह करते हैं। फोन करने वाले मिकी मल्का ने देखा कि हम न केवल पिछले महीनों में मरे नहीं थे बल्कि हमारे नंबर भी बढ़ रहे थे। अब वह हमें चेक लिखने के अपने वादे पर अमल करने के लिए तैयार था। इसके बाद मिकी सहित कई निवेशकों से मिलने के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका की यात्रा की गई। 14 घंटों की लंबी आर्थिक यात्रा करने के बाद मैं सैन फ्रांसिस्को में उतरा। मैं स्पष्ट था कि मैं होटलों में रहने और $100 उबर यात्राओं पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने सैक्रामेंटो में अपनी भाभी के घर तक लगभग 1.5 घंटे की यात्रा तय करने के लिए एक कार किराए पर ली। सप्ताहांत में उड़ान भरने के बाद मैं अगले सोमवार से शुरू होने वाली कुछ मैराथन बैठकों में शामिल था। चूंकि मैंने अपना सीड राउंड डेक सॉफ्ट बैंक को भेज दिया था, इसलिए इस राउंड के लिए मैं किसी भी निवेशक से मिलना नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह एक तरह की ओवरसेलिंग थी, लेकिन सच्चाई यह है कि आप वहां जाकर अपनी कहानी बताने में संकोच नहीं कर सकते। आज जबकि मैंने अपनी धन उगाहने की क्षमताओं के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है, लोग अक्सर इन पिचों में की जाने वाली कड़ी मेहनत को देखने में असफल हो जाते हैं। किसी को 100 निवेशकों से कम 3 बार संपर्क करना होगा ताकि उनमें से 10 को प्रतिबद्ध किया जा सके। जैसा कि किस्मत में था, एक दिन पहले जब मुझे रिबिट कार्यालय में मिकी से मिलना था, मेरी बैठकें देर शाम तक चली। उस समय सैक्रामेंटो तक ड्राइव करना लगभग असंभव था। मेरे पास एक होटल बुक करने और पालो ऑल्टो में रात रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था ताकि मैं अगली सुबह समय पर रिबिट मीटिंग में पहुंच सकूं। केवल मैं बदलने के लिए कपड़े नहीं ले जा रहा था। इसका मतलब था कि एक ही सेट के कपड़े पहनकर सोना, स्नान करना और यह उम्मीद करते हुए रिबिट कार्यालय जाना कि कपड़े सोए हुए न लगें। मेरे पास एकमात्र विलासिता यह थी कि यूनिवर्सिटी एवेन्यू में प्रसिद्ध एप्पल स्टोर के ऊपर स्थित उनके कार्यालय में प्रवेश करने से पहले फार्मेसी तक जाकर अपने बालों को ठीक करने के लिए कंघियों का एक पैकेट खरीद लिया। धन उगाही से जुड़े ग्लैमर के लिए बहुत कुछ।
संयोग से कपड़ों में सोने के बावजूद मिकी अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरा। मैं स्टीडव्यू के साथ रिबिट कैपिटल के नेतृत्व में $50 मिलियन की सीरीज बी को बंद करने में कामयाब रहा। सलमान खान। लगभग इसी समय मुझसे एक अपरंपरागत व्यक्ति बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान के मैनेजर ने संपर्क किया। पता चला सलमान की फिल्म भारत उसी वर्ष जून में रिलीज हो रही थी, जो उसी नाम की यात्रा को दर्शाती है, एक मनुष्य और एक राष्ट्र के परिवर्तन का। उन्होंने महसूस किया कि भारत पे के लिए सहयोग करने का एक अवसर था, क्योंकि यह उपयुक्त प्रतीत होता था। भले ही भारत पे वास्तव में उपभोक्ता सामना करने वाला ब्रांड नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे जल्द ही ब्रांड निर्माण कार्य करना होगा। यह गठजोड़ इस तथ्य के कारण भी एक साहसिक निर्णय होगा कि सलमान खान विवादों के पसंदीदा बच्चे रहे हैं और नकारात्मक प्रचार के डर से ब्रांड अभी भी उनके साथ हाथ मिलाने से झिझक रहे थे। मैंने आगे बढ़ने और समर्थन शुल्क पर बातचीत करने का फैसला किया, जो 7.5 करोड़ रुपए से शुरू हुई और अंततः 4.25 करोड़ रुपए पर बातचीत हुई। सीरीज बी चल रही थी। उस समय मेरे पास बैंक में 100 करोड़ रुपए से भी कम थे, जिसमें से मैं सलमान के नेतृत्व वाले अभियान के लिए 15 करोड़ रुपए देने का वादा कर रहा था। जून की शुरुआत में हमने फैक्ट मैन नामक एक नई छोटी कंपनी द्वारा निर्देशित विज्ञापन शूट किया था। यह विज्ञापन काफी जोशीला और लोकप्रिय साबित हुआ और देश का पहला छोटे दुकानदारों पर लक्षित विज्ञापन था। मैंने शूटिंग से पहले सलमान के साथ 3 घंटे बिताए और पाया कि वह आम धारणा के विपरीत बिल्कुल सांसारिक रूप से समझदार हैं। हमारे क्यूआर पर अब सलमान खान की तस्वीर थी, जो हमारी पेशकश का समर्थन करती थी। वास्तव में यह भारत पे का सलमान खान के साथ सफल सहयोग था, जिसने बाद में फोन पे को आमिर खान और आलिया भट्ट के साथ सेलिब्रिटी विज्ञापन देखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हमारे पास एक अतिरिक्त फायदा है। मुख्य व्यवसाय अधिकारी की तलाश करें। व्यवसाय के विस्तार और पूरी ताकत के साथ मुझे एहसास हुआ कि हमें दैनिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए किसी की आवश्यकता है, ताकि रणनीतिक विकास बाधित न हो। मैंने एक मुख्य व्यवसाय अधिकारी की तलाश करने का आदेश दिया। एक हेडहंटर ने हमें एक सुहेल समीर का सीवी भेजा, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। मैकिन्से में सबसे कम उम्र के सहयोगी साझेदारों में से एक के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद उन्होंने उस समय आरपी संजीव गोयन का समूह में काम किया। मैंने उसे और उसकी कार्य प्रेरणाओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होने के लिए उसे रात के खाने के लिए घर पर आमंत्रित किया। उससे मिलने पर मुझे वह लड़का काफी पसंद आया और लगा कि वह ड्राइव करता है। अपने पारिवारिक इतिहास को साझा करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिता एक कश्मीरी पंडित थे, जबकि उनकी मां एक मुस्लिम थीं, और चूंकि उनके पिता SBI इंटरनेशनल के लिए काम करते थे, इसलिए वह अपने बचपन के दौरान विदेश में रहे थे। साल दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और फिर IIM लखनऊ में अध्ययन करने के बाद वह मैकिन्से में शामिल हो गए, जहां उन्होंने प्रमुख रूप से ऊर्जा क्षेत्र को संभाला। यहीं पर उनकी मुलाकात संजीव गोयनका से हुई और अंततः वे समूह स्तर पर उनके साथ जुड़ गए। मेरी दिलचस्पी इस बात में भी थी कि सुहेल ने दावा किया कि उन्होंने अपना स्नैकिंग ब्रांड 2Yum लॉन्च किया था और इसे 500 करोड़ रुपए के कारोबार तक पहुंचाया था। संजीव गोयनका का बेटा अब व्यवसाय में शामिल होने वाला है और मैं किसी उत्तराधिकारी के लिए व्यवसाय नहीं बनाना चाहता। जब मैंने उनसे पूछा कि वह इस कदम पर विचार क्यों कर रहे हैं, तो उनका यह जवाब था। रात के खाने पर हमारी बातचीत जारी रही, क्योंकि मैंने उन्हें अपने पिता के पूरी तरह से भरे हुए बार से पेय की पेशकश की, इस तथ्य के लिए माफी मांगते हुए कि मैं उनके साथ शामिल नहीं हो सका क्योंकि मैंने खुद नहीं पी थी। हालांकि जब उनकी वेतन अपेक्षाओं पर चर्चा करने की बात आई तो मतभेद हो गया।
सुहेल ने उल्लेख किया कि जब वह लगभग 6 करोड़ रुपए का वेतन प्राप्त कर रहा था तो उसकी कंपनी से उसे 15 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया था, जिसे वह चाहता था कि अगर वह इसमें शामिल होता तो मैं इसकी भरपाई कर लेता। चूंकि वह नंबर नहीं था जिसे मैं देख रहा था, वह बातचीत वहीं खत्म हो गई। अन्यथा टीम निश्चित रूप से लगातार मजबूत होती गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब हम उच्च विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो वे सहज महसूस करें, मैंने उन्हें रहने के लिए अपना घर, जो खाली पड़ा था, देने की पेशकश की। भाविक 2 साल से अधिक समय तक मेरे पूरी तरह से सुसज्जित मालवीय नगर घर में रहा और मैंने उससे कोई किराया नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि हम विकास में भागीदार थे। वास्तव में यहाँ तक कि मेरे माता पिता के घर, जो कि मालवीय नगर में है, पर भी शुरुआती करियर के लगभग 10 इंजीनियरों ने कब्जा कर लिया था, अन्यथा उन्हें इतने बड़े समूह के लिए किराए पर जगह पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता। भाविक और शाश्वत ने एक दिन गुजरात वापस जाने की बचपन से ही इच्छा पाल रखी थी, जबकि मैंने उन्हें समझाया कि अब तक गुजरात से कोई यूनिकॉर्न नहीं आया है। मैं दिल्ली में उन्हें और अधिक आरामदायक बनाने के लिए भी अपने रास्ते से हट गया। वर्ष का समापन एक उच्च नोट पर। वर्ष 2019 अमेरिका की एक और व्यस्त धन उगाहने वाली यात्रा के साथ समाप्त हुआ। इस बार मेरे साथ अविरल गुप्ता नाम का एक लड़का था, जो उस साल की शुरुआत में हमारे साथ शामिल हुआ था। उन्होंने मेरे साथ ग्रोफर्स में इंटर्नशिप की और उसके बाद लंदन बिजनेस स्कूल चले गए। हालांकि भारत लौटने पर उन्हें कोई प्रासंगिक असाइनमेंट नहीं मिला। जब उन्होंने नौकरी के लिए मुझसे संपर्क किया तो मैंने उन्हें धन जुटाने के लिए मेरे साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। उस यात्रा से अविरल के बारे में मेरी एक याद यह है कि वह पूरी तरह से थक गया था और सो रहा था। बैठकों के बीच जब मैं एक व्यस्त बैठक से दूसरी बैठक तक मीलों तक चला, मानसिक रूप से अगली पिच के लिए तैयारी कर रहा था। स्पष्ट रूप से यह हाथ में लिया गया मिशन ही था जिसने मुझे एड्रेनालाइन को अतिरिक्त बढ़ावा दिया। मैं अपनी सरासर अथकता से बहुत कम उम्र के लोगों को थका रहा था और निश्चित रूप से इसका फल मिला। इस बार हमने सीरीज सी फंडिंग में $75 मिलियन जुटाने के साथ राउंड को समाप्त किया, जिसका नेतृत्व कोट्यू मैनेजमेंट ने $425 मिलियन पोस्ट-मनी वैल्यूएशन पर किया। स्पष्ट रूप से 2019 एक नरक वर्ष साबित हुआ था, जिसमें वस्तुतः 3 फंडिंग राउंड, 2 प्रमुख उत्पाद लॉन्च, एक बड़ा अभियान लॉन्च और महत्वपूर्ण रूप से लगभग $500 बिलियन का मूल्यांकन था। उस समय भारत में वस्तुतः कोई अन्य स्टार्टअप नहीं था जिसका मूल्यांकन कम से कम 15 महीनों में $0 से $425 मिलियन तक पहुंच गया हो।